हरिओम सभी को, आप सभी का स्वागत है टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज तक जो पढ़ाया उसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, जो पिछले जितनी भी क्लासेस हुई है? नो मैम। मैम ठीक है, फिर शुरू करते हैं। मैम कल का थोड़ा बता सकते हैं क्या? ज्वाइन नहीं हो पाया था मुझसे। हाँ जी, वो मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ टीचिंग। इसमें हमने सबसे पहले देखा था टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड। ये तो सभी को क्लियर ही होगा। जो हमने कल पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल से हमने स्टार्ट किया था, जितने भी हमारे टीचिंग मेथड्स है उनके बारे में पढ़ा था और उनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में पढ़ा था। तो एक बार कल वाला पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो कल हमने देखा था सबसे पहले लेक्चर मेथड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्याख्यान विधि। इसे हम कहते हैं मोस्ट कन्वेंशनल एंड डोमिनेटिंग टीचिंग मेथड, यानी सबसे पारंपरिक और प्रभावशाली शिक्षण पद्धति है, क्योंकि बहुत समय से चली आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका डीमेरिट्स ही है, इसके बहुत सारे हमें एडवांटेजेस भी होती है। जो बड़े ग्रुप होते हैं, लार्ज ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे जिसमें होते हैं क्लासेस में, उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है हमारा लेक्चर मेथड। ठीक है। टीचर इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट एंड द स्टूडेंट्स आर पैसिव लिसनर्स, यानी शिक्षक एक सक्रिय भागीदार है और छात्र निष्क्रिय श्रोता है। मतलब इसमें जो हमारा शिक्षक होता है वह हमारा कह सकते हैं कि एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, या उसका प्राइमरी रोल भी हम इसमें कह सकते हैं। और जो हमारे छात्र होते हैं वो पैसिव लिसनर्स माने जाते हैं हमारे लेक्चर मेथड में। वन में कम्युनिकेशन है, क्योंकि इसमें इंटरेक्शन नहीं होता है बच्चों का और टीचर का आपस में, बस इसमें एक तरफा संचार होता रहता है। उसके बाद था द स्टूडेंट्स डू नॉट कन्वर्स विद द टीचर्स ड्यूरिंग द लेक्चर्स बाय द टीचर, यानी सॉरी विद द टीचर्स, हाँ ठीक है। शिक्षक द्वारा व्याख्यान के दौरान छात्र शिक्षकों से बातचीत नहीं कर सकते हैं। मतलब जब हमारी टीचिंग चल रही होती है और हम लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि बच्चे बीच में कुछ पूछ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। टीचर को बस अपना लेक्चर डिलीवर करना होता है। ठीक। उसके बाद आगे इसके एडवांटेजेस हमने पढ़े थे। तो इसके क्या क्या फायदे एक बार ये देख लेते हैं। इट इज इकोनॉमिकल एंड सिंगल टीचर कैन टीच होगा, ये टीच लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट अ टाइम, यानी यह किफायती है और एक ही शिक्षक एक समय में बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ा सकता है। यानी बहुत सारे अगर बच्चे हैं तो अगर हम उनको लेक्चर मेथड से पढ़ाए तो ये बहुत प्रभावशाली होता है लार्ज ग्रुप के लिए। ठीक। उसके बाद है इट सेव्स मच टाइम एंड द सिलेबस कैन बी वेरी इजीली कवर्ड विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, यानी इससे समय की काफी बचत होती है और पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में आसानी से पूरा किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है हमें, या इसमें कुछ एक्टिविटीज हो रही है जिसके लिए हमारा बहुत समय जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। टाइम इसमें सही लगता है और समय की बचत होती है। ठीक। और उसके बाद जो हमारा पाठ्यक्रम होता है वो जितना हमें टाइम मिलता है उस समय में हम इसको पूरा कर लेते हैं। फिर है इट इज यूजफुल फॉर इम्पोर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, यानी यह महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी के लिए उपयोगी बताया जाता है लेक्चर मेथड। फिर है इट सिंप्लीफाई द टास्क ऑफ द टीचर, यानी यह शिक्षक के कार्य को सरल बनाता है। ये हो गए इसके एडवांटेजेस लेक्चर मेथड के। अब इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं। लिमिटेशंस में है इट प्रोवाइड्स वेरी लिटिल अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट एक्टिविटी, यानी यह छात्र गतिविधि के लिए बहुत कम अवसर प्रदान करता है। क्योंकि छात्र इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो पैसिव होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि छात्र गतिविधि के लिए इसमें हमें अवसर नहीं मिलेंगे। फिर है द इंटरेस्ट एबिलिटीज एंड इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट टेकन केयर ऑफ, यानी विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता और बुद्धिमत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता। क्योंकि ऐसा नहीं है कि टीचर बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको उनकी बुद्धि का पता चलता है, रुचि का पता चलता है और क्षमताओं का पता चलता है कि किसको इंटरेस्ट किस में है, या किसी की क्षमता कितनी है, या उसकी जो कह सकते हैं आईक्यू कितना है, तो वो उस हिसाब से उसको पढ़ाते हैं। लेकिन लेक्चर मेथड में ऐसा कुछ होता नहीं है, तो हमें बच्चों की क्षमताओं का पता नहीं चलता है। ये भी किसकी एक सीमा है। फिर है इट यूजुअली डज नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू लर्न
एज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी यह आमतौर पर समस्याओं को हल करने के लिए सीखने के लिए अवसर प्रदान नहीं करता है, क्योंकि इसमें मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होती है। उसमें ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो बच्चों को हम टास्क दे रहे हैं कि आप खुद से करो, जहां आपको जरूरत पड़ेगी हम आपकी हेल्प करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन हो गई। आगे हमने देखा था टीम टीचिंग, यानी टीम शिक्षण विधि जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ये क्या होता है? टीम टीचिंग कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ 2 or more टीचर्स वर्किंग टुगेदर टू प्लान, conduct and evaluate the learning activities for the same group of learners. टीम शिक्षण को 2 या 2 से अधिक शिक्षकों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो शिक्षार्थियों के एक ही समूह के लिए सीखने की गतिविधियों की योजना बनाने, संचालन और मूल्यांकन करने के लिए मिलकर काम करते हैं। देखो, इसमें ऐसा नहीं होगा कि जैसे कल बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे टीम टीचिंग को लेके कि घर में अलग से पढ़ लिया एक ही सब्जेक्ट, किसी और टीचर ने पढ़ाया हमें और स्कूल में अलग टीचर ने पढ़ाया, वो टीम टीचिंग में नहीं आएगा। इसमें क्या होगा, एक ही क्लास होगी, मान लो 9th क्लास है, ठीक है, तो उनका कोई एक सब्जेक्ट है, उस एक सब्जेक्ट के लिए 2 टीचर होंगे, वो साथ में लेसन प्लान बनाएंगे। सबसे पहले प्लानिंग करेंगे कि हमें कैसे पढ़ाना है, ठीक, उसके बाद कंडक्ट करेंगे, दोनों साथ में ही क्लास में जाएंगे और साथ में ही बच्चों को पढ़ाएंगे। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, मान लो किसी की जैसे कल शायद संतोषी जी ने एग्जाम्पल दिया था योगा क्लास का, कि मान लो उसमें 2 टीचर्स है, तो एक उनको थ्योरी बता रहे हैं, मतलब बोल के बता रहे हैं कि विधि कैसे करनी है, और दूसरे टीचर जो है वो करवा रहे हैं, तो वो भी टीम टीचिंग में आएगा। और साथ ही साथ दोनों ही एक साथ इवेल्युएट करेंगे, यानी मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके फायदे क्या क्या है। पहला है सपोर्ट फॉर टीचर, शिक्षकों के लिए समर्थन। दूसरा था क्लोजर इंटीग्रेशन ऑफ स्टाफ, कर्मचारियों का घनिष्ठ एकीकरण। अगर हमारे 2 टीचर या 2 से ज्यादा टीचर एक साथ किसी क्लास को पढ़ा रहे हैं तो उनमें जो संबंध होंगे वो घनिष्ठ होंगे, मतलब बहुत अच्छे उनके रिलेशन होंगे, ठीक। फिर है वैरायटी ऑफ आइडियाज, यानी विचारों की विविधता। कैसे? क्योंकि एक इंसान जो है वो अलग तरीके से सोचेगा, जो दूसरा होगा वो अपनी तरीके से सोचेगा, सबका जो सोचने का तरीका है वो अलग अलग होगा। तो जैसे अगर एक क्लास को 2 टीचर्स पढ़ा रहे तो वहां पे विचारों की विविधता होगी, ठीक। बेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी छात्रों की बेहतर भागीदारी। अब कुछ नया सीखने को उनको मिल रहा है, टीम टीचिंग हो रही है क्योंकि बहुत कम होती है, तो छात्र इसमें भागीदार रहेंगे, कहीं ना कहीं वो इसमें इंटरेस्ट लेंगे और इसमें उनकी अच्छी भागीदारी रहेगी, ठीक है। अगला था इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग क्वालिटी, यानी शिक्षण गुणवत्ता में भी इससे सुधार होगा। फिर हमने देखा था इसकी लिमिटेशंस, यानी सीमाएं क्या क्या है टीम टीचिंग की। इसमें था इट कंज्यूम मोर टाइम एंड एनर्जी, यानी इसमें अधिक समय और ऊर्जा खर्च होती है। कैसे? कि पहले तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि 2 पढ़ा रहे हैं तो उसमें टाइम तो लगेगा। और ऊर्जा कैसे खर्च होगी? जहाँ 2 टीचर 2 क्लासेस को पढ़ा रहे हैं, वहीं 2 क्लासेस के लिए हमें 4 टीचर्स लगेंगे अगर हम टीम टीचिंग करवाएंगे तो ये इसकी एक लिमिटेशन होगी, ठीक। अगला है मोर टीचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस मेथड, यानी इस पद्धति के लिए अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है। टीम टीचिंग है तो कम से कम अगर हम 2 ही रखें, 2 से ज्यादा ना रखें, तो हमारे जो शिक्षकों की संख्या है वो बिल्कुल दुगुनी हो जाएगी, ठीक। अगला है नॉट यूजफुल फॉर टीचिंग ऑल सब्जेक्ट्स, यानी सभी विषयों को पढ़ाने के लिए यह उपयोगी नहीं होता है। देयर कैन बी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द टीचर्स, यानी शिक्षकों के बीच तालमेल की कमी हो सकती है। कई बार हो सकता है कि शिक्षकों के बीच अच्छा तालमेल ना बैठे, तो जो टीचर समझा रहे हैं बच्चों को, क्या पता वो समझ अच्छे से ना आए, उनकी तालमेल की कमी की वजह से। तो ये होगी इसकी लिमिटेशंस टीम टीचिंग की। आगे हमने देखा था टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन, यानी टीवी या वीडियो प्रस्तुति जिसे हम कह सकते हैं। It is defined as a strategic teaching approach to using videos to improve a student's comprehension, cognitive ability और socio-emotional skills। यानी हिंदी में देख लेते हैं एक बार। इसे किसी छात्र की समझ, संज्ञानात्मक क्षमता या सामाजिक भावनात्मक कौशल में सुधार करने के लिए वीडियो का उपयोग करने के रणनीतिक शिक्षण दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें टीवी के माध्यम से भी हम लोग पढ़ा सकते हैं, जैसे स्वयं प्रभा है, तो उसमें जो टीवी चैनल्स होते हैं उसके माध्यम से भी बच्चे पढ़ते हैं। या फिर जो अगर हम क्लासरूम में बात करें तो कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम वीडियो प्रेजेंटेशन के जरिए बच्चों को समझाते हैं। तो ये दोनों ही चीजें, टीवी या वीडियो प्रेजेंटेशन, इसमें आ जाएगा, ठीक। फिर आगे देख लेते हैं। आगे हमने देखा था इसके फायदे
क्या क्या है, तो देख लेते हैं। मैनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड एक्सपर्ट्स आर ब्रॉट टू द क्लासरूम थ्रू वीडियो प्रेजेंटेशन, यानी कई महत्वपूर्ण हस्तियों और विशेषज्ञों को वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से कक्षा में लाया जा सकता है। जैसे कि कल ही मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लो अगर कोई एक्सपर्ट है किसी फील्ड में, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो मान लो हमारा स्कूल बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में पड़ता है, तो उनका अगर वहां तक आना संभव नहीं हो पा रहा है तो हम उनकी एक वीडियो बनवा सकते हैं जिसमें वो एक्सपर्ट है, तो वो वीडियो हम उनको स्कूल के बच्चों को दिखा सकते हैं। तो ये बहुत ईजी हो जाता है, ये बहुत अच्छा फायदा है इसका। स्पेसिफिकली यूजफुल फॉर एडल्ट लर्नर्स, यानी वयस्क शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी से माना जाता है। फिर है इजीली एक्सेसिबल फॉर लर्नर्स इन रिमोट एरियाज, यानी दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षार्थियों के लिए आसानी से सुलभ। अब ऐसा है, मान लो कोई बहुत ज्यादा दूर दराज के क्षेत्रों में विद्यार्थी रह रहे हैं लेकिन वो किसी वजह से क्या पता वहां पे स्कूल ही ना हो, वैसे अब ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन अगर मान लिए एक समय के लिए कि कोई ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे बहुत दूर दूर तक स्कूल है नहीं है, बहुत हमें शहर जाना पड़ता है जो कि पॉसिबल नहीं है अगर रोज रोज जाना, तो हम टीवी या वीडियो के माध्यम से भी घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये उनके लिए उपयोगी है जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं बच्चे। ठीक। अगला है स्पेसिफिकली यूजफुल फॉर सब्जेक्ट सच एज ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी एक्सेट्रा, यानी भूगोल, खगोल विज्ञान आदि जैसे विषयों के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है। क्योंकि अगर वीडियो के जरिए हम बच्चों को सिखाएंगे भूगोल में, मान लो जैसे वो ग्रह वगैरह भी आते हैं, तो हम उनको उसके बारे में अगर वीडियो के जरिए दिखाएंगे कि कौन सा ग्रह किसके साथ है, कैसी पोजीशन है, सूर्य के चारों ओर कैसे चक्कर लगाते हैं या धरती कैसे घूमती है, तो ये सारे जो सब्जेक्ट है बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से बच्चे सीख पाएंगे। ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा था इसकी लिमिटेशंस। इसकी लिमिटेशंस में हमने देखा था सबसे पहले लेस पॉसिबिलिटी फॉर टू वे कम्युनिकेशन, यानी दो तरफा संचार की कम संभावना। अगर मान लो टीवी पे कोई क्लास चल रही है तो इसमें दो तरफा संचार नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस समय अगर बच्चों के मन में कोई प्रश्न आ रहे हैं तो वो उनसे नहीं पूछ सकते, वो एक तरफा संचार ही होगा। ठीक। अगला है इट कैन बी डिफिकल्ट टू एडजस्ट कॉम्प्लिकेटेड शेड्यूल्स फॉर द पीरियड ऑफ टेलीकास्ट, यानी प्रसारण की अवधि के लिए जटिल शेड्यूल को समायोजित करना मुश्किल हो सकता है। मान लो अगर किसी की कोई टीवी के जरिए पढ़ रहा है, तो अगर दिन में किसी की 4 क्लासेस हो रही है तो अलग अलग टाइम है उसका, लेकिन वो अपना शेड्यूल इसके हिसाब से क्या पता ना बना पाए कि जिस टाइम क्लासेस हो रही है उसके लिए पॉसिबल ना हो उस समय क्लास लेना, तो इस वजह से ये भी एक इसकी लिमिटेशन हम कह सकते हैं। आगे हमने देखा था जो कल का लास्ट टॉपिक हमारा था वो था ग्रुप डिस्कशन, यानी सामूहिक चर्चा। तो ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। अ ग्रुप डिस्कशन इज द डिस्कशन बिटवीन अ ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑन अ गिवन सब्जेक्ट, यानी समूह चर्चा किसी दिए गए विषय पर प्रतिभागियों के समूह के बीच होने वाली चर्चा है। मतलब एक ग्रुप बना लेंगे या बहुत सारे ग्रुप्स बना लेंगे छोटे छोटे, तो उनको एक टॉपिक दे देंगे और उसके ऊपर वो लोग सारा डिस्कशन करेंगे। ठीक है। The students talk about the given topic to present facts, opinions and conclusions, यानी छात्र दिए गए विषय पर बात करके तथ्य, राय और निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। मतलब हमने बच्चों को टॉपिक दे दिया, उनके अलग अलग ग्रुप्स बना के किसी को अलग अलग टॉपिक दे दिया, तो फिर उसके जो जो फैक्ट्स होते हैं, उनके ओपिनियंस होते हैं, उन सब का वो एक निष्कर्ष निकालते हैं अपने ग्रुप डिस्कशन से। ठीक। फिर है इट स्टिमुलेट्स स्टूडेंट थिंकिंग प्रोसेस to analyze and integrate facts and help in developing their abilities in presentation of their ideas। मतलब इसको आगे देखते हैं हिंदी में। यह छात्रों को यह छात्रों की सोचने की प्रक्रिया को तथ्यों का विश्लेषण और एकीकृत करने के लिए प्रेरित करता है और उनके विचारों को प्रस्तुत करने में उनकी क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है। देखो अगर हमने बच्चों को कोई प्रॉब्लम दे दी, कोई टॉपिक दे दिया, तो सबसे पहले तो वो सोचेंगे, तो मतलब उनकी जो क्या कहते हैं सोचने की शक्ति होगी वो बढ़ेगी, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे आइडियाज आएंगे उनके मन में सोचने की वजह से। ठीक। उसके बाद वो सारे उन विचारों का विश्लेषण करेंगे कि इससे क्या हो रहा है, मतलब सारा विश्लेषण करेंगे कि तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मतलब 5-6 बच्चों का एक ग्रुप बनाए हैं हम। ठीक। उसके बाद उस चीज को वो प्रेजेंट करेंगे टीचर के सामने कि देखो आपने ये टॉपिक दिया था, हमने ये डिस्कस किया है, ये पॉइंट्स बाहर निकल के आ रहे हैं। ठीक। फिर होता है इसके लाभ क्या क्या है। एनकरेजेस द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आलोचनात्मक सोच के विकास को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि इसमें सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि टीचर खुद ही बता देंगे सब कुछ, नहीं, हम बच्चों को प्रॉब्लम देते हैं तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है इससे।
एनहांसेस कम्युनिकेशन यानी संचार को बढ़ावा देता है। कहीं ना कहीं आपस में बच्चे बातचीत करेंगे तो उनका आपस का संचार बढ़ेगा, टीचर से कम्युनिकेट करेंगे तो टीचर के साथ भी उनका संचार बढ़ेगा, तो ये इसका लाभ है। फिर है एनहांसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यानी समस्या सुलझाने के कौशल को बढ़ाता है। अब कोई प्रॉब्लम देंगे तो वो सुलझानी पड़ेगी उनको, तो वो बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार ग्रुप डिस्कशन करेंगे, तो ये उनकी एक स्किल है जो इम्प्रूव होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। फिर है प्रमोट्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स यानी प्रतिभागियों की भागीदारी को बढ़ावा देता है, क्योंकि अब कोई ग्रुप होगा तो सबको अपने आइडियाज देने पड़ेंगे, जो जो विचार उनके मन में आएंगे वो सबको देने पड़ेंगे, तो उसमें एक भागीदारी होगी, सक्रिय भागीदारी होगी बच्चों की। ठीक है, उसके बाद है हेल्प्स इन गेनिंग डेप्थ ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान की गहराई प्राप्त करने में मदद करता है। फिर है हेल्प्स टू बूस्ट कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है। आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? देखो, पहला तो एक होता है, पहली बार किसी ने ग्रुप डिस्कशन में भाग लिया बच्चे ने, ठीक, तो उस टाइम उसको ऐसा लगेगा कि शायद उसके लिए वो चीज नई है, तो वो उसमें उतना कंफर्टेबल ना हो। लेकिन अगर वो उसमें प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे बच्चे, उसको प्रेजेंट कर लेंगे, तो उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ी है, जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो भी उनकी बढ़ी है। ठीक है, फिर है डिस्कवरिंग टैलेंटेड स्टूडेंट्स यानी प्रतिभाशाली छात्रों की खोज जिससे होगी, कि हमें टीचरों को पता चलेगा कि कौन कौन से बच्चे में कौन सी प्रतिभा है। मान लो कोई प्रेजेंट बहुत अच्छा कर रहा है तो ये उसकी प्रतिभा हो गई, तो इस तरह से अलग अलग बच्चों की प्रतिभाओं का पता हमें इसमें चलेगा। फिर देख लेते हैं कि इसकी सीमाएं क्या है, यानी लिमिटेशंस देख लेते हैं। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस यानी समय लेने वाली प्रक्रिया, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन है, मान लो 10 बच्चों का ग्रुप है तो सबके हमें विचार सुनने होंगे, उनको लिखना पड़ेगा कहीं, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो ये एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। फिर है समटाइम्स लीड्स टू अनप्रोडक्टिव डिस्कशंस यानी कभी कभी अनुत्पादक चर्चाएं होती हैं, मतलब जो हमने दिया है उनको टॉपिक, वो उससे भटक कहीं दूसरी ही जगह चले गए हैं, तो जो कंक्लूजन निकलना चाहिए था वो नहीं निकला है, उसके बजाय कुछ और ही निकल गया है, तो ये भी एक इसका नुकसान हो गया। ठीक है, फिर है क्रिएट पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द स्टूडेंट्स यानी छात्रों के बीच व्यक्तिगत संघर्ष पैदा हो सकते हैं। कई बार अगर ऐसा हो कि आपस में दो बच्चे एक दूसरे को, किसी ने कोई फैक्ट रखा तो मान लो दूसरा बच्चा उसको नहीं मान रहा है, तो उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं इस वजह से, किसी भी दो छात्रों में। ठीक, फिर है इट में क्रिएट इमोशनल स्ट्रेस एंड अनप्लेजेंट फीलिंग्स यानी यह भावनात्मक तनाव और अप्रिय भावनाएं पैदा कर सकता है। कैसे? सबसे पहले तो कि कुछ कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि वो रेडी नहीं है इस चीज के लिए, वो नहीं कर पाएंगे, तो मन में उनके एक डर सा बना रहेगा कि हम कैसे करें। अब अगर उन्होंने कर भी लिया ग्रुप डिस्कशन, तो कहीं ना कहीं उस टाइम जब वो अगर उन्हीं को बोल दिया प्रेजेंट करने को, तो उनके मन में अजीब सी भावनाएं आ सकती है। कई बार हमें डर लग जाता है, अगर हम कुछ चीज नहीं कर रहे होते हैं तो हमें उस चीज में बहुत ज्यादा डर लगता है, तो हमारा मन अजीब सा होता है, अलग अलग से इमोशंस होते हैं हमारे अंदर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी हो सकती है बच्चों में। फिर है पॉसिबिलिटी ऑफ डोमिनेशन ऑफ सेशन बाय अ फ्यू स्टूडेंट्स यानी कुछ छात्रों द्वारा सत्र पर प्रभुत्व की संभावना। अगर अगर मान लो कुछ छात्र ऐसे हैं जो अपनी ही चलाते हैं, वो दूसरों बच्चों की नहीं सुन रहे, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि बस वो अपना ही चलाए, दूसरों की सुने ना, जो जो उन्होंने कह दिया वो सही है, बाकी जो कह रहे हैं वो गलत है। तो कुछ होते हैं बीच में जो ऐसे बच्चे होते हैं, तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन हो गई। अगला था इट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स यानी यह सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं है। अब सभी चीजों पे हम ग्रुप डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। मान लो किसी की ड्राइंग की क्लास है तो उनको बनानी है, मान लो कोई पेंटिंग करनी है, पेड़ का चित्र बनाना है, तो उस पे वो क्या ही डिस्कस करेंगे, वो तो उनको बना के करना पड़ेगा ना। तो मतलब ये सभी विषयों के लिए सूटेबल नहीं होता है हमारा ग्रुप डिस्कशन। ये कल वाला था, ये सारा हमने रिवाइज कर लिया, तो आज से जो हमें देखना है वो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आज का हमारा जो पहला है टॉपिक वो है सेमिनार, यानी हिंदी में जैसे हम संगोष्ठी भी कह सकते हैं। ये क्या होता है? इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना साथ साथ में। अभी आज शायद ये कंप्लीट नहीं होगा, तो जब कंप्लीट होगा उसके बाद ही मैं इसको ग्रुप में शेयर करूंगी, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। It is a form of group discussion where one trainee or several prepare a paper on a given topic or problem, which is then presented to whole group for discussion and analysis। मतलब हिंदी में देखते हैं,
यह समूह चर्चा का एक रूप है जहां एक प्रशिक्षु या कई दिए गए विषय या समस्या पर एक पेपर तैयार करते हैं जिसे चर्चा और विश्लेषण के लिए पूरे समूह के सामने प्रस्तुत किया जाता है। देखो, इसमें क्या होता है, कोई टॉपिक हो गया या मान लो हम प्रॉब्लम कह सकते हैं, वो हमने किसी ट्रेनी या स्टूडेंट को दे दी। स्टूडेंट रखते हैं क्योंकि हम टीचिंग मेथड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या करना होता है कि उस टॉपिक पर बच्चों को एक अपना कह सकते हैं कि एक पेपर तैयार करना, तो मतलब उसके बारे में जो जो सारी चीजें होती हैं वो लिखनी होती है और उसको समझनी होती है, और जो पूरा ग्रुप होता है, जो बाकी लोग होते हैं वहाँ पे सेमिनार में, उनके सामने वो प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे उस चीज पे डिस्कशन भी होता है और उसको एनालाइज भी करते हैं कि क्या एनालाइज हुआ इससे, ठीक है। ये हो गया हमारा सेमिनार। और क्या होता है इसमें, द मेन स्टेज इन सेमिनार इज प्रेपरेशन ऑफ पेपर, प्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एंड डिस्कशन। यानी सेमिनार में मुख्य चरण लोगों के पेपर प्रेजेंटेशन की तैयारी और चर्चा है। मतलब जो मेन स्टेज होती है एक संगोष्ठी की, वो क्या होती है कि लोग जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो कैसे करते हैं, उसकी जो तैयारी होती है वो इसकी हम मेन स्टेज कह सकते हैं। इस वाली स्लाइड में किसी को कोई डाउट? क्लियर है ये वाली स्लाइड? यस यस मैम। मैम। ठीक है, आगे इसके हम देख लेते हैं। इसके इसके एडवांटेजेस क्या है, यानी इसके फायदे क्या क्या बताए गए हैं। क्या पढ़ा हमने अभी? सेमिनार। 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 ठीक है, हाँ जी, थोड़े एक्टिव रहिए, है ना। This method gives more independence which helps in the development of presentation skills of the participants। यानी यह विधि अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है जिससे कि प्रतिभागियों के प्रस्तुति कौशल को विकास करने में मदद मिलती है। क्योंकि अगर कोई टॉपिक दिया होगा तो उसके ऊपर हम खुद से सोचेंगे तो हम स्वतंत्र है कि हम उसको किस तरह से प्रेजेंट करें लोगों के सामने, या किस तरह से उसके बारे में हम अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो इससे हमारी स्वतंत्रता बढ़ती है, मतलब किसी स्टूडेंट की कह सकते हैं या किसी ट्रेनी की कह सकते हैं, ठीक है। जिससे कि जो हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स होती है वो भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है, क्योंकि हमें जो सेमिनार में बहुत सारे लोग आए होते हैं उनके सामने प्रेजेंट करनी होती है वो चीज, और डिस्कशन करना होता है उस पर, ठीक है। तो उनकी जो एक कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप होती है इससे, और इंडिपेंडेंस भी। ठीक। अगला है, it provides opportunity to the trainee is to prepare and contribute to a particular topic thoroughly। यानी यह प्रशिक्षु को किसी विशेष विषय पर पूरी तरह से तैयारी करने और योगदान देने का अवसर प्रदान करता है। तो ये एक कहीं न कहीं कई बार हमें अवसर नहीं मिल पाता है, मान लो कोई किसी विषय पर या किसी टॉपिक पर हमें अपने आप को कह सकते हैं कि अपने विचार प्रस्तुत करने हैं लोगों के सामने, तो हमें और जगह मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन एक सेमिनार हमें ये अवसर देता है कि हम किसी जो हमें टॉपिक दिया गया है उसके बारे में हम पूरी तरह से तैयारी करें और लोगों के सामने उसको प्रेजेंट करें। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं उन लोगों के लिए जो इस चीज का अवसर चाहते हैं। ठीक। अगला है, इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू द ट्रेनी ट्रेनी होगा इधर, ट्रेनी इज टुवर्ड्स प्रैक्टिकल ग्रुप लीडरशिप एंड अलाउज देम टू यूज एनालिटिकल स्किल्स, रिसर्च ऑन कंक्लूजन एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम। यानी यह व्यवहारिक समूह नेतृत्व को प्रशिक्षित करने का अवसर देता है और उन्हें विश्लेषणात्मक कौशल का उपयोग करने, निष्कर्ष पर शोध करने और किसी समस्या को हल करने की अनुमति देता है। देखो, सबसे पहले तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम एक तरह से कह सकते हैं जो कि लीडरशिप स्किल होती है वो उसको ये डेवलप करता है जो हमारा सेमिनार होता है, ठीक है। उसके बाद हम किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं चीजों को, हमारी एनालिटिकल स्किल को बढ़ाता है, ठीक है। हम कहीं ना कहीं जो कंक्लूजन आया होता है, क्योंकि उस पर हमें डिस्कस करना होता है, तो उस चीज पर हम रिसर्च कर सकते हैं और ज्यादा, और उसको अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक। और जो क्या कहते हैं कि किसी समस्या को हल करने की अनुमति देता है, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो हम उसको सेमिनार के जरिए उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। ये वाली स्लाइड क्लियर है? यस मैम। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। सेमिनार के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे? सेमिनार में हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे ना, लेकिन सेमिनार में कैसे उसको सॉल्व करेंगे?
वैसा ही हुआ ना, मान लो कोई प्रॉब्लम दी हमने किसी को, किसी स्टूडेंट को, या कह सकते हैं कोई ट्रेनी है, उसको हमने कोई प्रॉब्लम दी, तो वो उस चीज पे पूरी रिसर्च करेगा, जो जो अपने आप से भी सोचेगा, तो उस चीज पर पूरा पेपर तैयार करेगा, तो वहां पे जो लोग होंगे उसके सामने उसको प्रेजेंट करेगा, अपना कंक्लूजन देगा कि उसका ये कंक्लूजन निकला है, और सारे लोग डिस्कस करेंगे, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है। ओके। हाँ जी। फिर देखते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या है, यानी इसकी सीमाएं क्या क्या है सेमिनार की। मे कॉज स्ट्रेस टू पार्टिसिपेंट्स, यानी प्रतिभागियों को तनाव हो सकता है। अगर कोई पहली बार सेमिनार में जा रहा है तो उसको कहीं ना कहीं तनाव होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, डर लग रहा होगा, तो उसको तनाव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। फिर है टाइम कंज्यूमिंग, यानी बहुत समय लग सकता है। अब इतने सारे पार्टिसिपेंट्स होंगे, सभी अपने अपने पेपर प्रेजेंट करेंगे, फिर उस पर डिस्कशन होगा, फिर और कोई कंक्लूजन निकालेंगे, तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है सेमिनार। ठीक है। फिर है इट रिक्वायर्स अ ग्रुप ऑफ ट्रेनीज विद फेयरली हाई लेवल ऑफ अकम्पलिशमेंट, यानी इसके लिए काफी उच्च स्तर की उपलब्धि वाले प्रशिक्षुओं के एक समूह की आवश्यकता होती है। ठीक। आगे देखते हैं। आगे अगला जो हमारा मेथड है वो है पैनल डिस्कशन, यानी जिसे हम कह सकते हैं पैनल चर्चा हिंदी में, है ना। इसमें क्या होता है, अ पैनल comprises of a small group of 6 to 8 people, यानी एक पैनल में 6 से 8 लोगों का एक छोटा समूह शामिल होता है। दे कैरी ऑन अ इनफॉर्मल एंड गाइडेड डिस्कशन बिफोर द व्यूअर, यानी वे दर्शकों के सामने अनौपचारिक और निर्देशित चर्चा करते हैं। मतलब 6-8 लोगों का एक ग्रुप होगा, तो जो जो उनको टॉपिक, जो टॉपिक दिया होगा, एक ही टॉपिक होगा, ऐसा नहीं अलग अलग होगा। ठीक है। एक ही टॉपिक होगा पैनल डिस्कशन के लिए, तो वे सारे ये चीजें करेंगे दर्शकों के सामने, वहां पे व्यूअर्स भी मौजूद होंगे। ठीक। उदाहरण इसका ऐसे देख सकते हैं, a panel discussion on a climate change issue. The leader must take special care to select the panel members who can speak and think constructively, यानी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर एक पैनल चर्चा। जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा विषय है आज के समय में, तो इसको ऐसे देख लेते हैं कि मान लो जलवायु परिवर्तन पर हम लोग एक पैनल डिस्कशन करने वाले हैं, तो ये इसका उदाहरण ले सकते हैं इसमें। ठीक है। तो नेता को पैनल के ऐसे सदस्यों का चयन करने में विशेष ध्यान रखना चाहिए जो रचनात्मक रूप से बोल और सोच सके। मतलब अब ऐसा तो नहीं है पैनल डिस्कशन के लिए हम लोग 100 लोगों को बुलाएंगे, ऐसा नहीं होगा, मतलब बहुत कम होते हैं इसमें, 6-8 हो गए, 10-12 हो गए, बस इतने ही लोग होंगे। तो उसके लिए जो एक पर्टिकुलर टॉपिक पर जो कह सकते हैं कि रचनात्मक रूप से सोच सके और उस चीज पर बोल भी सके, सोचना तो है ही पर उस चीज को बोल भी सके लोगों के सामने, ऐसे लोगों का हमें चयन करना चाहिए पैनल डिस्कशन के लिए। और ये वाला ओके है, ये वाली स्लाइड। प्लीज एक बार थोड़ा सा इसको और समझा देंगे। अच्छा देखो, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाती हूँ। जैसे यहीं पे हमने एग्जाम्पल लिया है जलवायु परिवर्तन का, तो हम लोग एक पैनल बिठाते हैं, ठीक है, जिसमें 6-8 एक्सपर्ट्स होंगे नहीं जिनको उसके मतलब नहीं, ये तो चीज समझ आएगी जो आपने बताया वो समझ आ गया, लेकिन इसका यूज क्या है हमारे लिए? यूज स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है ना, अगर हम किसी एक विशेष टॉपिक पर बच्चों को बताना चाहते हैं तो वहां पे हम पैनल डिस्कशन करवा सकते हैं उनके उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है। मीन्स जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट्स में कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, या मान लीजिए स्वामी विवेकानंद जी के पर अगर हमने पढ़ाया, जस्ट टेकिंग हम्म। एग्जांपल, तो वो पैनल डिस्कशन इसके ऊपर कैसे होगा? क्या कैसे होगा ये? नहीं, वो स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर नहीं होगा पैनल डिस्कशन। मान लो अगर नहीं, हमें मैं बच्चों को, एग्जांपल दे रही हूँ, टॉपिक है। मैं मतलब वैसे नहीं कह रही कि ये वो है। अब कोई भी टॉपिक ले लो, कोई भी टॉपिक ले लो, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम ले लेते हैं, जैसे कि आपने बताया जलवायु के बारे में। तो इसमें पैनल डिस्कशन हम कैसे करेंगे? जैसे कि हम कुछ ग्रुप में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं आपस में, और इसमें टीचर होंगे साथ में या सिर्फ बच्चे ही होंगे? देखो, बच्चे नहीं डिस्कस करेंगे, बच्चे तो व्यूवर्स है, इसमें व्यूवर्स भी तो होंगे ना। बच्चे इसमें व्यूवर्स है, वो सुन रहे हैं और उस चीज को देख रहे हैं डिस्कशन को। डिस्कशन बच्चे नहीं करेंगे, हम एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे। मान लो हमें नॉइस पोल्यूशन पर करना है पैनल डिस्कशन, तो जो उसके एक्सपर्ट्स होंगे जो उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से आपकी सोच सकते आवाज हैं। नहीं आ रही, बहुत कट कट के आ रही है, सिर्फ मुझे आ रही है। सभी को कट के आ रही है मेरी आवाज? नहीं मैम, सही आ रही है। नो आपको मैम। ना नेटवर्क,
नेटवर्क चेक कीजिए आप अपना। देखो, मान लो हमें करना है नॉइस पोल्यूशन पे, तो हम ऐसा नहीं है कि बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे, नहीं, उसके लिए हम एक्सपर्ट्स बुलाएंगे। मान लो हमने 5 एक्सपर्ट्स बुलाए, तो उस चीज के बारे में वो सोचेंगे और बोलेंगे कैसे। देखो, सबसे पहले उसका एक इंट्रोडक्शन सा देंगे, उसके बारे में आजकल क्या क्या हो रहा है, नई नई चीजें, कि किस वजह से वो हो रहा है, किस तरह से हम उसको ठीक कर सकते हैं, या उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो उसके बारे में वो आपस में डिस्कस करेंगे। बच्चे देखने वाले होंगे, सुनने वाले होंगे। ठीक है, अब क्लियर हो गया? ओके मैम, जैसे कि अगर कुछ बच्चे स्कूल टाइम पे भी ऐसी कुछ चीजें होती थी, आई डोंट नो दैट कॉल्ड एज अ पैनल डिस्कशन। जैसे कि एक टॉपिक पे कुछ बच्चों को बिठा दिया जाता था एंड दे डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन, कि अगर हम इस तरह से काम करें तो हो सकता है कि ये चीज इस तरह से सुधरे, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए या हमें ऐसा करना चाहिए। वो चीज ग्रुप डिस्कशन में आएगी जो आप बोल रहे हो, ओके। वो अलग होगा। हाँ जी, पैनल डिस्कशन अलग होगा। जो चीज आप कह रहे हो कि बच्चों के अलग अलग ग्रुप्स डाले, उनको कोई प्रॉब्लम दे दी, उसका वो सॉल्यूशन निकालेंगे, वो हमने पिछले कल पढ़ा था हाँ ग्रुप जी। डिस्कशन में। हाँ जी, तो वो ग्रुप डिस्कशन में आएगा, वो पैनल में नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर पैनल में स्टूडेंट्स कैसे एक आएगा? व्यूअर्स है ना। नहीं, एक जैसे एक मेरे को करके। ग्रुप और पैनल में भी अब थोड़ी ये कंफ्यूजन हो रही है कि अगर इसको हम ग्रुप कह रहे हैं तो पैनल किसको कह रहे हैं? ग्रुप में बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, बच्चे सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, पैनल में हम लोग एक्सपर्ट्स बुला रहे हैं, लाइक एक्सपर्ट्स डिस्कस टीचर्स कर रहे हैं। और बड़े बड़े लोग जो हो गए, जैसे टीचर्स हो गए या प्रेसिडेंट हो गए या कुछ इस तरह के लोग, या एक्सपर्टीज में साइंटिस्ट हो गए and all, इस तरह से। जैसे हाँ, स्कूल का ही अगर मान लीजिए कोई करिकुलम सेट करना है ना, तो कुछ एक्सपर्ट्स आएंगे और बहुत सारे जो उस सब्जेक्ट में टीचर्स हैं ये वो डिस्कस करेंगे, और 6 से 8 10 लोग जैसे कि मैम ने कहा, और वो डिसाइड करेंगे कि हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज रखनी है, कौन सी एक्टिविटीज रखनी है। अच्छा, जैसे कि एनसीईआरटी वाले करते हैं कि ये सिलेबस में होना यस। चाहिए, नहीं होना चाहिए, दैट इज और कॉल्ड यहाँ पे जो, पैनल डिस्कशन। हाँ, और यहाँ पे जो है वो ओके। व्यूअर्स रहेंगे, स्टूडेंट यहाँ पे जो डिस्कशन नहीं चल रहा है, डिस्कशन में होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे सिर्फ व्यूअर्स जस्ट वो देखेंगे। ओके, जैसे कि एक तरह से ये जिस हम होता है कभी, अगर मैं अगर सही समझ रही हूँ, जैसे कि कभी कभी होता है ना कि इसको लाइव टेलीकास्ट भी करा जाता है, तो उस पैनल में जितने भी बिगीज होते हैं वो स्टेज पे होते हैं, और जो व्यूवर्स होते हैं वो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स भी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन उनमें से जैसे कि अगर हेड ऑफ द प्रिंसिपल्स हैं या इस तरह के जो लोग हैं, एनसीईआरटी के डायरेक्टर्स हो गए, इस तरह के लोग हो गए, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, वो जो एक पैनल डिस्कशन है वो एक स्टेज पे चल रहा होता है एंड देन इट्स अ लाइव टेलीकास्ट जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा होता है, कुछ ऐसा। हाँ, ऐसा कुछ भी कुछ हो सकता है ना मैम, मतलब ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन मतलब भी हो सकता है, समझ हाँ सकते हैं। जी, हाँ जी, मैं कहने की कोशिश करी, मतलब चीज वैसे ही जा रही है। हाँ जी, क्लियर हो गया आपको? थैंक यू प्रियंका जी। जी जी। हाँ जी, ठीक है। आगे देखते हैं इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या क्या है। तो सबसे पहले, पैनल डिस्कशंस आर मोर इंटरेस्टिंग टू द ऑडियंस देन द सिंगल स्पीकर फोरम, यानी एकल वक्ता मंच की तुलना में दर्शकों के लिए पैनल चर्चाएं अधिक दिलचस्प है। कि देखो, अगर कोई मान लो एक ही व्यक्ति बोल रहा है, हमें एक ही व्यक्ति को बुलाया है, वो एक चीज पे बोल रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं कुछ समय बाद उस व्यक्ति को देख के या उसको सुन के बोर होने लगते हैं थोड़े थोड़े। ठीक है। लेकिन अगर बहुत सारे अलग अलग लोग आ रहे हैं, वो अपने अपने तरीके से बोलेंगे, अपने अपने व्यूज रखेंगे, तो ये लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा जो वहाँ पे ऑडियंस होगी। ठीक है। फिर है यूजुअली ऑन द सोशली रेलेवेंट इश्यूज, यानी आमतौर पर सामाजिक रूप से प्रासंगिक मुद्दों पर यह होता है, तो ये बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिशियल इसको कह सकते हैं। ठीक। फिर देखते हैं इसकी लिमिटेशंस यानी सीमाएं क्या क्या है। ब्रिंगिंग एक्सपर्ट्स कैन बी डिफिकल्ट ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, यानी विशेषज्ञों को एक मंच पर लाना मुश्किल हो सकता है। अब अगर किसी एक चीज पर, एक मुद्दे पे हम बात करें, तो उस चीज के जो विशेषज्ञ है वो एक स्टेज पर उनको लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, कि वो कैसे इतने सारे लोगों को हम एक जगह बुलाएंगे। ठीक, तो ये इसकी एक लिमिटेशन होगी। द व्यूअर्स आर नॉट इन्वॉल्व एक्टिवली, यानी दर्शक सक्रिय रूप से शामिल नहीं है। क्योंकि सक्रिय रूप से इसलिए शामिल नहीं है क्योंकि उनको नहीं डिस्कस करना है, डिस्कस वही लोग करेंगे जो एक्सपर्ट्स होंगे, वही सॉल्यूशन निकालेंगे, तो वो इसमें सक्रिय रूप से भागीदार नहीं है, वो इसमें कह सकते हैं कि पैसिव है। ठीक है। ये हो गए इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। ये वाली स्लाइड क्लियर है सभी को? जी। ठीक है।
आगे देखते हैं हम ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी हिंदी में हम इसे कहते हैं बुद्धिशीलता। It is a creative work in which the group members construct a large number of ideas spontaneously on a given problem for evaluation। यानी यह रचनात्मक कार्य है जिसमें समूह के सदस्य मूल्यांकन के लिए दी गई समस्या पर सहज रूप से बड़ी संख्या में विचारों का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी हम एकदम से टॉपिक दे देंगे बच्चों को, तो उनको जो उनके मन में विचार आएंगे उसके लिए, किसी टॉपिक के लिए जो जो उनके मन में थॉट्स आएंगे, इन्फॉर्मेशन जो होगी उनके पास, उसके बारे में उनको बताना होगा। जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको कलेक्ट करना होगा और उसको बताना होगा। ठीक है। ग्रुप डिस्कशन जो था वो इससे अलग था क्योंकि उसमें ग्रुप्स बना रहे थे, लेकिन इसमें सारे बच्चों को हम एक साथ ही देते हैं कुछ चीज सोचने के लिए। ठीक है। फिर है several rounds of brainstorming help till at the ideas are consumed or exhausted. Participants are then asked to list the best one after evaluating all the ideas। मतलब इसमें होता क्या है, ये कह रहे हैं कि विचार मंथन के कई दौर तब तक चलते हैं जब तक कि सभी विचार समाप्त या खत्म ना हो जाए। मान लो हमने टॉपिक दे दिया बच्चों को, मान लो कोई टॉपिक अर्थ पर दे दिया कि ठीक है, अर्थ पर कोई टॉपिक दे दिया, तो बच्चों उसके ऊपर सोचेंगे, अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, लेकिन वो विचार जब तक खत्म नहीं हो जाते ना, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग तब तक चलती रहेगी। ठीक है, कि जब तक अब कोई थॉट आ ही नहीं रहा है, किसी के मन में कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं उससे रिलेटेड, तब तक हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग चलती रहती है। ये एक प्रोसेस होती है। ठीक। फिर क्या है, प्रतिभागियों को सभी विचारों का मूल्यांकन करने के बाद सर्वश्रेष्ठ की सूची बनाने के लिए कहा जाता है। अब जितने भी कह सकते हैं कि जितने भी विचार आए हैं, मान लो 100 बच्चे हैं, तो सभी के जितने विचार हैं उनकी हमें एक लिस्ट बनानी है। ठीक है। फिर उसके बाद उसका मूल्यांकन करना है कि इसमें से बहुत ज्यादा सही क्या लग रहा है। सही सब होंगे उसके अकॉर्डिंग, लेकिन कुछ चीजें होती है ना जो बहुत ज्यादा सही है, एक जो उतनी बिल्कुल सही नहीं लग रही उस चीज के लिए, तो उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ होगा हमें उसकी एक लिस्ट बनानी होगी। तो ये जो एक पूरी प्रोसेस होगी इसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। ये क्लियर है सभी को? मैम एक बार और बता दीजिए। हाँ जी जी, मैम। बताती हूँ। ठीक। देखो, इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो हमने कोई टॉपिक दे दिया बच्चों को कि कैसे कह सकते हैं उसको, मान लो हमने आप लोगों को कोई टॉपिक दे दिया, मान लो हमने आपको दे दिया हट प्रदीपिका के बारे में कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, ये सब आप बताओ। तो आप सभी उसके बारे में जितनी जितनी नॉलेज है सभी को, तो वो सारी चीजें आप सोचेंगे और उसको मतलब अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। तो जो बच्चे होंगे, जितने भी सबने अपने अपने थॉट्स दिए हैं, मान लो प्रियंका जी ने कुछ कहा है अलग से, फिर प्रीति जी ने कुछ कहा है, पारिका जी ने कुछ कहा है, तो उन सब की एक हम कह सकते हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे कि हट प्रदीपिका के बारे में कौन से बच्चों ने क्या क्या कहा है, जो जो उनको पता है। ठीक। अब उसके बारे में क्या क्या चीज सही लग रही है, क्या पता कुछ न कुछ ऐसा नहीं है कि गलती से किसको किसी और चीज का याद रह गया, वो उन्होंने हट प्रदीपिका में बता दिया, हमने टॉपिक दिया है, तो उसकी हम एक लिस्ट बनाएंगे। तो उसमें से जो सही सही चीजें हैं, जो जो सही बताई गई है, उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है इसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। अभी क्लियर हुआ? मैम ये क्लियर है? कुछ कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि हम एक तरह से अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें कोई टॉपिक था हमने जिस पे भी बिजनेस करना था, चाहे कुछ भी बेचने के लिए, तो हम उससे प्रॉज एंड कॉन्स निकालना शुरू कर देते हैं। एक मिनट, सिर्फ एग्जांपल के तौर आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ मैम आ पे। रही यस है। मैम। हाँ जी, आप बोलिए जो बोल रहे थे, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। चलिए आप बाद में बताइएगा क्लास के लास्ट में। बाकी लोगों को क्लियर है ये सब? यस मैम। यस मैम। ठीक है। आगे देखते हैं इसके फायदे क्या क्या है, यानी एडवांटेजेस ब्रेनस्टॉर्मिंग के। इट एनकरेजेस क्रिएटिविटी दैट हेल्प्स ट्रेनर्स टू थिंक, प्रोड्यूस एंड एक्सप्लोर आइडियाज। यानी यह रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है, जो प्रशिक्षकों को सोचने, उत्पादन करने और विचारों का पता लगाने में मदद करता है। मान लो हमने कोई टॉपिक दिया ना किसी को, तो वो उसके बारे में सोचेंगे, तो ये उनकी एक स्किल है, जो सोचने की स्किल उनकी बढ़ेगी, मतलब क्रिएटिव थिंकिंग जो है कह सकते हैं इसको, वो इंक्रीज होगी इससे। और जो कह सकते हैं कि जो उनके आइडियाज हो गए, अलग अलग आइडियाज आएंगे उनको, तो ये कहीं ना कहीं ये सारी स्किल्स इनकी बढ़ेगी। ठीक है, ये इसका एक फायदा हो गया। अगला है
स्कोप फॉर लार्जर पार्टिसिपेशन यानी बड़ी भागीदारी की गुंजाइश। कैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में बहुत सारे बच्चे हिस्सा ले सकते हैं, कि अगर हमने मान लो 2 क्लासेस को इकट्ठा कर लिया तो कहीं ना कहीं गुंजाइश बढ़ती है कि बहुत सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें ब्रेनस्टॉर्मिंग में। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा हो गया इसका। ठीक, आगे देख लेते हैं किसकी लिमिटेशंस क्या है यानी सीमाएं। इट इज नॉट अ वेरी सिस्टमेटिक वे टू स्टडी अ सब्जेक्ट, यानी यह किसी विषय का अध्ययन करने का बहुत व्यवस्थित तरीका नहीं है। मतलब जो एक व्यवस्थित तरीका होना चाहिए या जिसे हम सिस्टमेटिक वे कह सकते हैं, उसे ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब इसमें विचार तो अलग अलग प्रकार के आएंगे सभी को। तो एक अच्छा तरीका नहीं हुआ ना जो एक होता है कि पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे कि हमारा टॉपिक है, फिर बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे, फिर उस हिसाब से उनको आगे पढ़ाएंगे, फिर उनको लास्ट में पूछेंगे। एक सिस्टम चल रहा है, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग में ऐसा कुछ नहीं है। उनको टॉपिक दे दिया, वो सोचेंगे, उसके बारे में लिखेंगे और उसकी एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें से बेस्ट होगा। तो ये एक अच्छा तरीका नहीं कहा जा सकता पढ़ाई का। ठीक, अगला है ट्रेनीज में भी अनविलिंग टू पार्टिसिपेट, यानी प्रशिक्षु भाग लेने के इच्छुक नहीं हो सकते हैं, कि क्या पता कुछ बच्चों को इसमें भाग ही ना लेना हो, तो ये भी किसकी डिसएडवांटेज हो गई। ये वाली स्लाइड ओके है? यस मैम। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोजेक्ट मेथड यानी परियोजना विधि। दिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बोथ अ स्मॉल ग्रुप एंड एन इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस, यानी इसे एक छोटे समूह और व्यक्तिगत निर्देशों दोनों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। क्योंकि हमने देखा था, जो हमने पहले वो एक चार्ट देखा था, उसमें हमने देखा था कि प्रोजेक्ट मेथड दोनों में आ रहा था, स्मॉल ग्रुप के लिए भी आ रहा था और जो इंडिविजुअलाइज्ड मेथड था उसमें भी आ रहा था। तो ये दोनों के लिए उपयोगी है। ठीक, फिर है very little is taught from the textbooks and the emphasis is on experimental learning rather than rote learning and memorization, यानी पाठ्य पुस्तकों से बहुत कम सोचा जाता है और रटने और याद करने के बजाय अनुभवात्मक सीखने पर जोर दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो हमने कोई बुक दे दी कि ठीक है उसी से पढ़ा दिया, जो भी है उस पे रट्टा मारो। जो हमने कहाँ देखा था हमने रट्टा मारने वाला कॉन्सेप्ट, कौन से टीचिंग मेमोरी लेवल में? मेमोरी। हाँ, हाँ जी, वेरी गुड। तो उसमें ऐसा नहीं है कि रट्टा मारना है, ये सारी चीजें नहीं होती है। उनको अनुभव से सीख, मतलब उनको कोई प्रोजेक्ट देते हैं, प्रोजेक्ट में क्या होता है, मतलब कोई कार्य उनको करने के लिए दे देंगे हम, तो वो अपने अनुभव से सीखेंगे कि इस कार्य को हम कैसे कैसे कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उनको बुक से बोला कि ये करके लाओ, ये याद करके लाओ, ऐसा नहीं है। इसमें हम अलग तरीके से अपने अनुभव से कार्य करते हैं। ठीक है, ये वाली स्लाइड ओके? ये वाली जी। स्लाइड ठीक है? यस। ओके, फिर देखते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड के फायदे क्या क्या है। स्टूडेंट्स आर लाइकली टू डेवलप द हैबिट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। ये बहुत सारी जगह में है कि क्रिटिकल थिंकिंग, तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन कौन से टीचिंग मेथड से क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है बच्चों की। तो ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक, छात्रों में आलोचनात्मक सोच की आदत विकसित होने की संभावना है। आप सभी को पता है क्या है, बहुत बार पढ़ा ले क्रिटिकल थिंकिंग, तो ये हमारी बढ़ जाती है कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट मेथड से। ठीक, दे डेवलप द हैबिट ऑफ वर्किंग इन टीम्स, यानी उनमें टीमों में काम करने की आदत विकसित होती है। अब हमने अलग अलग बच्चों को दे दिया प्रोजेक्ट बनाने को, तो वो आपस में हेल्प करेंगे, एक दूसरे की साथ में काम करेंगे। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी आदत विकसित होती है प्रोजेक्ट मेथड से। ठीक, फिर इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग में भी रिक्वायर्ड, यानी सतत निगरानी की आवश्यकता हो सकती है, कि टीचर्स को उन पे निगरानी रखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि वो लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं। अब ऐसा नहीं है उनको हर चीज पता है, वो कहीं ना कहीं गलती भी करेंगे एक प्रोजेक्ट बनाने में, तो टीचर को उनके ऊपर ध्यान देना होगा। ये इसकी एक सीमा हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ऐसा हो सकता है कि हमें क्या पता ज्यादा टीचर्स की जरूरत पड़े अगर बच्चे ज्यादा हैं तो, या एक ही टीचर अगर सारे बच्चों को अटेंड करा तो ये बहुत ज्यादा हो सकता है कि उनके लिए थोड़ा स्ट्रेस वाला काम हो जाए। ठीक है, फिर है एडिशनल रिसोर्सेज में भी रिक्वायर्ड, यानी अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। अब कोई प्रोजेक्ट होगा, उसके लिए हमें अलग अलग रिसोर्सेज चाहिए होंगे, अलग अलग चीजें चाहिए होगी उस चीज को बनाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन है, अगर मान लो वो चीजें हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है तो ये किसकी हानि हो गई। ठीक, ये वाली क्लियर है? यस मैम। ठीक है जी, अगला देखते हैं ट्यूटोरियल्स। A tutorial is a teaching session given to one student or small group of students, यानी
ट्यूटोरियल एक छात्र या छात्रों के छोटे समूह को दिया जाने वाला एक शिक्षण सत्र है। मतलब इसको आप समझ सकते हैं ट्यूशन से। ठीक, जैसे ट्यूशन होती है कि पर्सनल ट्यूशंस भी होती है जिसमें एक एक बच्चे को घर पे जाके पढ़ाना होता है, कुछ ऐसा ऐसा होता है। बाकी ग्रुप्स में भी बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो उसको ट्यूटोरियल से हम ट्यूशन से समझ सकते हैं ट्यूटोरियल को। ठीक, a session of intensive tuition given by a tutor to an individual or to a small number of students। वही बात होगी कि किसी शिक्षक द्वारा किसी व्यक्ति या कम संख्या में छात्रों को दी जाने वाली गहन ट्यूशन का एक सत्र। से कह सकते हैं कि मान लो हमने मान लो लगानी है जी मैथ्स की ट्यूशन लगानी है, तो बच्चे एक जगह पे जाएंगे। मतलब बहुत बड़ा ऐसा नहीं है, इसमें 100-200 बच्चे होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो उनको एक पर्टिकुलर जो टॉपिक होता है उसके बारे में शिक्षा दी जाती है ना। फिर है it is appropriate for taking care of individual differences and guiding the students as per their needs। यानी यह व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान रखने और छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार मार्गदर्शन करने के लिए उपयुक्त है। क्योंकि देखो, अगर मान लो हम किसी एक को ट्यूटोरियल के जरिए पढ़ा रहे हैं, ठीक, तो उसमें हमें उसका पता होगा कि उसके सीखने का तरीका कैसा है। जैसे अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, अगर बहुत सारे हैं तो शायद हमें पता नहीं चल पा रहा। लेकिन अगर हम किसी एक को सिखा रहे हैं, छोटे ग्रुप को भी सिखा रहे हैं, ये छोटे ग्रुप के लिए भी लागू होता है कि छोटे ग्रुप में सिखा रहे हैं तो हमें पता होता है 6-8 बच्चों का ग्रुप है या 15-20 बच्चों का ग्रुप है कि किसकी मतलब कैसी कैसी थिंकिंग है, कैसी कैसी एबिलिटी हम कह सकते हैं। तो और उस हिसाब से उनको किस तरह से गाइड करना है उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, ये हम इसमें उनको बता सकते हैं। ठीक है, ये वाली स्लाइड ओके है? यस मैम। जी ठीक मैम। है, आगे देख लेते हैं इसके फायदे क्या क्या है। फोकस अटेंशन यानी ध्यान केंद्रित करना, मतलब कि इसमें बच्चों का भी बिल्कुल ध्यान रहेगा जो ट्यूशन के टाइम पे, क्योंकि कम बच्चे हैं, जो हमारा उस टाइम पढ़ाने वाला होगा उसका भी सभी पर ध्यान रहेगा। ठीक है, जनरेट्स मोर आइडियाज यानी अधिक विचार उत्पन्न करता है कि अलग अलग थॉट्स आ सकते हैं, अलग अलग आइडियाज आ सकते हैं हमारे सब्जेक्ट के प्रति जो हम पढ़ रहे हैं। बेटर कंट्रोल ओवर पीस ऑफ पेस होगा, ये PACE पीस नहीं होगा, पेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस यानी शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया पर बेहतर नियंत्रण। कि जो हमारी टीचिंग होगी उस पे हमारा अच्छा नियंत्रण रहेगा, या फिर किस स्पीड से हमें या कितने टाइम पीरियड में, मान लो हमें 6 दिन में एक टॉपिक कवर कराना है तो उस पे हमारा कंट्रोल रहता है एक टीचर होने के नाते। ठीक, फिर देख लेते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ सूटेबल पेस इफ द ट्रेनीज इज वेरी ग्रेटली इन एबिलिटी यानी यदि प्रशिक्षुओं की क्षमता में बहुत भिन्नता है तो उपयुक्त गति ढूंढना कठिन है। देखो, मान लो अगर हमारे पास 10 बच्चे हैं जिसमें से 5 ऐसे हैं जिनको चीजें एक बार में समझाने पे समझ आ रही हैं, लेकिन 5 ऐसे हैं जिनको हमें चीजें एक से ज्यादा बार समझानी पड़ रही है, मान लो 4 बार समझानी पड़ रही है। ठीक, तो हम एक हमारे पास एक ऐसा नहीं है कि प्रॉपर पेस होगा कि हमें इसी गति से पढ़ाना, थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि अलग अलग टाइप के बच्चे हैं। 5 बच्चों को अच्छे से समझ आ रहा है एक बार में, 5 बच्चों को 4 बार समझाने से समझ आ रहा है, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है इसमें कि हमें अपनी किस स्पीड से पढ़ाना चाहिए, एक ही बार में समझाए या 4 बार में समझाए। ठीक है, फिर है इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग यानी इसमें समय लग सकता है। ये वाला ओके है? हाँ जी मैम। ठीक है, लास्ट पढ़ लेते हैं केस स्टडी। केस स्टडी यानी व्यष्टि अध्ययन। Case method teaching is an active form of instruction that focuses on a case and involves student learning by doing। यानी केस विधि शिक्षण निर्देश का एक सक्रिय रूप है जो किसी मामले पर केंद्रित होता है और इसमें छात्रों को करके सीखना शामिल होता है। जैसे हम समझ सकते हैं कि जैसे हम रिसर्च में भी कह सकते हैं केस स्टडी करते हैं तो हम इसको उस तरह से समझ सकते हैं। ठीक, कि कोई केस होता है, मान लो रिसर्च कम करनी है हमें किसी ऐसे पेशेंट पे जिसको एंजाइटी है। ठीक, तो वो हमारा एक केस हो गया कि उसकी हमें हिस्ट्री जाननी होगी। तो मान लो उसने उस चीज के लिए कोई वो दवाइयां लेता है एंजाइटी के लिए, कुछ और ट्रीटमेंट कर रहा है, पूरी हिस्ट्री उसकी जाननी है, फिर उस एंजाइटी के लिए हमें क्या उसको देना है, उसका क्या क्या फायदा हुआ, तो पूरा जो ये प्रोसेस हो गया उसकी हिस्ट्री से लेकर उसके फायदा देखने तक, तो ये सारा जो प्रोसेस हो गया ये केस स्टडी के अंतर्गत आता है। ठीक, फिर है this method has application across disciplines such as psychology,
मैनेजमेंट, बायोलॉजी, लॉ, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एक्सेट्रा, यानी यह पद्धति मनोविज्ञान, प्रबंधन, जीव विज्ञान, कानून, समाज शास्त्र, इतिहास आदि जैसे विषयों में लागू होती है। मतलब जैसे मैंने उदाहरण दे ही दिया, एंजाइटी वाला तो वो एक मनोवैज्ञानिक विषय है। तो जो यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जैसे साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, बायोलॉजी, लॉ, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री, इसके अलावा भी यही नहीं, ये दो चार दिए हैं, इसके अलावा मतलब जितने भी ये टॉपिक्स है इन सब पर केस स्टडी लागू होती है, मतलब सारे विषयों के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये। ठीक, ये वाला ओके है? जी मैम। Yes, ma'am. ठीक है जी। फिर इसके देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या क्या है। It provides opportunity to the participant to analyze, critically examine, evaluate and express reason opinions। यानी यह प्रतिभागियों को आलोचनात्मक रूप से विश्लेषण करने, मूल्यांकन करने और तर्कपूर्ण राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। कि मान लो हमारे पास कोई पेशेंट है, ठीक है, हमारे पास कोई पेशेंट है किसी चीज का, कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसऑर्डर है उसको, ठीक, तो उस चीज के बारे में हम पहले एनालाइज करेंगे कि क्या क्या है इसके बारे में, क्या क्या चीजें हुई है इसके साथ, ये क्या प्रॉब्लम है इसको, उसके बारे में एनालाइज करेंगे। अब हम उसको क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, हम उसके बारे में भी सोचेंगे। फिर उस चीज को इवेल्युएट करेंगे कि उसका कितना फायदा हुआ, पहले इसकी स्थिति क्या थी, इस ट्रीटमेंट के देने के बाद इसकी स्थिति क्या है। और वो उस चीज पर अपनी राय भी दे सकते हैं लोगों को कि हमने देखो, ये देख लो इस पेशेंट की ये हिस्ट्री है, ये चीजें पहले थी इसके साथ, फिर हमने इसको ये ट्रीटमेंट दिया, मान लो ये योगासन हमने इसको करवाए, फिर इसके बाद इसका ये सुधार हुआ, या ये चीजें इसमें अच्छी हुई, तो उस चीज पर हम एक राय दे सकते हैं। तो ये इसका पहला फायदा हो गया। ठीक, अगला है इट एनहांसेस डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी यह निर्णय लेने और समस्या सुलझाने के कौशल को बढ़ाता है कि हमें डिसीजन कैसे लेना है, या हम कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज को कैसे सॉल्व करना है, तो ये जो दोनों स्किल्स है ये सारी इससे बढ़ती है। फिर है इट एंश्योर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन विच में लीड टू इनोवेटिव सॉल्यूशन, यानी यह सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है जिससे नवोन्मेषी समाधान निकल सकता है। अब कोई बहुत सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहा है केस स्टडी में, तो उससे अलग अलग एक कह सकते हैं इनोवेटिव सॉल्यूशन आ सकते हैं उस चीज में जिस चीज वो केस स्टडी कर रहा है। ठीक, फिर है इसके की लिमिटेशंस क्या क्या है इसकी केस स्टडी की। इट रिक्वायर्स ट्रेनिंग फॉर द टीचर्स टू यूज दिस मेथड, यानी इस पद्धति का उपयोग करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अगर टीचर्स को ये पद्धति अपनानी है टीचिंग के लिए, तो ऐसा नहीं है कि वो वैसे ही करवा देंगे, मतलब उस चीज के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होगी। तो ये लिमिटेशन ऐसे है कि इसमें अलग से टाइम लगेगा, अलग से पैसे खर्च होंगे, तो ये एक लिमिटेशन हो गई इसकी। ठीक, फिर इट इज नॉट यूजफुल फॉर ऑल सब्जेक्ट एंड सिचुएशंस, यानी यह सभी विषयों एवं स्थितियों के लिए उपयोगी नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि अब सभी चीजों में ये करवा सकते हैं, मैथ्स में क्या केस स्टडी करेंगे हम, ठीक है, तो जिस जिस चीज के लिए है उसी के लिए है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को या हर सिचुएशन में हम इसको लागू नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला क्लियर हो गया? जी ठीक है, तो आज इतना ही रखें या फिर आगे पढ़ना है, आप लोग बताइए। मैम, इतना ही प्लीज आज के लिए इतना कर दें। नहीं मैम, बहुत से लोग लेफ्ट भी होगा। अच्छा, हाँ ठीक है, इतना ही रखते हैं फिर ना। तो आज का समझ आया आप लोगों को जो करवाया मैंने जितना? हाँ जी मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो इसका मैं तभी पूछूंगी जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद एक दिन हम इसका वो क्वेश्चन आंसर वाला ही क्लास रखेंगे। ठीक है, तो इसके नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में, है ना? मैम इसका पीडीएफ हाँ कब जी मैम। सेंड करेंगे पूरा? जब ये कंप्लीट होगा उसी दिन कर दूंगी मैं। अभी है इसमें बहुत सारे अलग अलग मेथड्स है ना, ये तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, शायद कल या परसों तक हो जाएगा ये कंप्लीट, तो परसों भेज दूंगी मैं आपको, जब भी होगा उसी दिन भेजूंगी। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी। क्लोजिंग प्रेयर कौन करवाएंगे? ओम प्रकाश जी क्लोजिंग प्रेयर करवा दीजिए आप। प्रियंका जी आप करवा दीजिए। यस मैम। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं।
एक बार गहरा लंबा श्वसन करते हुए 3 बार प्रणव का उच्चारण करेंगे। उसके बाद सर्वे भवन्तु सुखिनः से गहरी लंबी सांस लेते हुए छोड़ते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण कीजिए और उसकी उष्णता को अपने नेत्रों पर मुखमंडल पर लगाएं और सकारात्मक ऊर्जा और आनंद का अनुभव करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। धन्यवाद। हरिओम मैम, हरिओम सभी को। थैंक यू प्रियंका जी। कृष्णा जी, रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए आप।